एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोपहर का समय होता है और एक लाल बालों वाली लड़की पर एक बहुत ही दुष्ट विजार्ड अटैक कर देता है। लड़की डरकर उस विजार्ड को थप्पड़ मार देती है, लेकिन थप्पड़ लगते ही विजार्ड का चेहरा ही उतर जाता है। तब समझ में आता है कि वो किसी का चेहरा पहनकर घूम रहा था। इसी भी जगह वहाँ पर आ जाता है। वो गुस्से में विजार्ड का सर पकड़ता है और कहता है कि बस थोड़ी देर में मैं अपनी नैप लेने के लिए जा रहा था और इस बेकार तमाशे ने उसे परेशान कर दिया। इतना कहकर वो विजार्ड का सर लेमन की तरह क्रश कर देता है। खून गिरते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। ज़ेगोन अपनी मैजिक से उसके कपड़े स्ट्रेट कर देता है, चेहरे पर लगी ब्लड को हटा देता है और उस विजार्ड का चेहरा भी नॉर्मल कर देता है। वो लड़की को चर्च वापस भेजना चाहता था, लेकिन तभी उसको फील होता है कि किसी ने उसकी मैजिक को रोक दिया है। तब उसका अजीब सा दोस्त बार्बाटस वहाँ पर आ जाता है। बार्बाटोस सोच लेता है कि ज़ेगोन इस लड़की को किसी मैजिक सेक्रीफाइस के लिए यूज करेगा, पर ज़ेगोन उसकी बात को इग्नोर करता है और लड़की को चर्च भेज देता है। पर बार्बाटोस बताता है कि आर्क डीमन मोर्कियोस मर चुका है, जिसकी डेथ के बाद उसकी सारी ट्रेजर की एक सीक्रेट ऑक्शन होने वाली है। दोनों उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर ऑक्शन हो रही होती है। हॉल पूरी तरीके से लोगों और मैजिक क्रिएचर से भरा हुआ होता है। ऑक्शन का मेन आइटम स्टेज पर लेकर आया जाता है एक सिल्वर हेयर्ड एल्फ नॉर्डन के होली लैंड से। ये एल्फ्स ह्यूमन से ज्यादा गॉड और नेचर के करीब होते हैं, इसलिए उनका पावर भी बहुत ही ज्यादा होता है। ज़ेगोन ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई लड़की प्रॉपर्ली नहीं देखी थी और जैसे ही वो एल्फ स्टेज पर आती है, ज़ेगोन बिना सोचे समझे 1 मिलियन गोल्ड का बिड मार देता है। सारी जगह सब शौक हो जाते हैं। बार्बाटोस मजाक में पूछते हैं कि अब ज़ेगोन इस पर अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, पर ज़ेगोन हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल देता है। ज़ेगोन पोडियम पर जाकर एल्फ को सामने से देखता है। दिल के अंदर वो एक सिंपल सा इंसान भी होता है जो कि कुछ बोल नहीं पाता। वो उसके गले में एक चैन देखता है। ऑक्शन होस्ट बताता है कि ये चैन उसकी पावर को सील करती है और उसको कोई विजार्ड नहीं खोल सकता। ज़ेगोन ऑकवर्डली बोल देता है कि उसकी स्वीट वॉइस को सुनने का इंतजार नहीं कर सकता और लोग उसकी मीनिंग का बिल्कुल गलत मतलब समझ लेते हैं। बाद में जब ज़ेगोन अपने कैसल में पहुंचता है तो वो चुपचाप बैठकर एल्फ को देखता है जो कि उसके सामने जमीन पर शांति से बैठी होती है। ज़ेगोन समझ ही नहीं पाता कि उसे कैसे बात शुरू करूं। एक अकेला विजार्ड, एक खूबसूरत एल्फ और जो दिल की पहली बार किसी के लिए धड़क रहा हो। थोड़ी देर तक दोनों के बीच में एक लंबा सा साइलेंस छाया रहता है। ज़ेगोन समझ नहीं पा रहा होता है कि बात कैसे शुरू करें, लेकिन तभी एल्फ लड़की खुद धीरे से बोल पड़ती है और पूछती है कि ज़ेगोन उससे कैसे मारने वाला है। ज़ेगोन सुनकर ही हिल जाता है। उसे समझ में आता है कि नेफे सच में सोच रही है कि उसके हाथों से अब मर जाएगी। उसका डर कम करने के लिए ज़ेगोन आराम से बोलता है कि वो विजार्ड है, पर ऐसा विजार्ड जिसको किसी को टॉर्चर करने में जीरो इंटरेस्ट है। तब एल्फ अपना नाम बताती है, नेफिया, पर वो कहती है कि ज़ेगोन उसे नेफी बुला सकता है। ज़ेगोन को ये नाम बहुत ही क्यूट लगता है, पर नेफी खुद को कस्ट चाइल्ड बोलती है। वो कहती है कि वो अभी भी प्योर है और ये प्रूफ करने के लिए वो अपना ड्रेस उतारना शुरू कर देती है। ज़ेगोन तुरंत उसे रोक देता है और फिर से यकीन दिलाता है कि वो उसे किसी सेक्रीफाइस के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। तब नेफी पूछती कि फिर उसने उसे खरीदा क्यों। ज़ेगोन चुप हो जाता है। अपना एक्चुअल रोमांटिक रीजन बताने में उसे शर्म आती है, इसलिए वो बस ऑकवर्डली बोल देता है कि उसे जानने की जरूरत नहीं है। वो टॉपिक बदल देता है और कहता है कि अब उसका रूम चूज करने का टाइम है। नेफी फिर से कहती है कि वो कहीं भी सो जाएगी, बस उसे मरना ना पड़े। ज़ेगोन उसकी बात को सुनकर अंदर तक हिल जाता है। तब उसे फील होता है कि नेफी बचपन से स्लेव की तरह बेची गई होगी, जिसे कंफर्ट का मतलब ही नहीं पता है। ये ज़ेगोन को उसकी खुद की पुरानी लाइफ याद दिला देता है, जब वो गलियों में एक छोटा सा स्ट्रीट रैट था। आखिर में ज़ेगोन उससे सीधा कहता है उसने नेफे को इसलिए खरीदा क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी और इसका मतलब है कि नेफे को उसके लिए जीना है और उसके डेथ के बारे में कोई बात नहीं होगी। रूम चूज करते वक्त ज़ेगोन टावर वाला रूम सेलेक्ट करता है क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। स्टेयर्स चढ़ते टाइम नेफी लगभग स्लिप हो जाती है, पर ज़ेगोन बिल्कुल कोरियन ड्रामा स्टाइल में उसके हाथ को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद उसके हाथ को पकड़कर ही ऊपर तक ले जाता है, खुद को इस बात से बचाते हुए कि नेफी का हाथ कितना सॉफ्ट लग रहा है। टॉप पर पहुंचकर ज़ेगोन रूम का दरवाजा खोलता है और तुरंत रियलाइज करता है कि रूम कभी टॉर्चर चैम्बर था। नेफी तो तुरंत अपना सर टकराने के लिए रेडी हो जाती है, पर ज़ेगोन बिना सोचे समझे रूम के सारे टॉर्चर टूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो नेफी को अंदर आने देता है। ज़ेगोन को लगता है कि ये जगह रहने लायक नहीं है, पर नेफी रूम को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि बालकनी से मून दिख रहा होता है और एक और सॉफ्ट सा रीजन और रूम ज़ेगोन ने उसके लिए चूज किया था। अगली सुबह क्योंकि टावर का रूम अब भी खाली था, नेफी ने पिछली रात ज़ेगोन के थ्रोन के पास सोया था, पर ज़ेगोन पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसकी बिल्कुल पास एक क्यूट सी एल्फ सो रही थी जिसे वो सीक्रेटली पसंद करता था। वो पूरी रात अपने ख्यालों को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा,
रहा पर रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर कुछ ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। जब नेफी उठती है जेगोन वापस आता है और दोनों के लिए बीफ जर्की लेकर आ जाता है। नेफी सरप्राइज हो जाती है कि जेगोन भी वही सिंपल सा फूड खाता है, पर जेगोन के लिए तो वही रूटीन फूड था जो कि अपनी पुरानी गरीब लाइफ से खाता आया था। नेफी एक रॉयल सर्वेंट की तरह तुरंत इंसिस्ट करती है कि आगे से वो जेगोन के लिए खाना बनाएगी। ये सुनते ही उस लव स्ट्रकर सोर्सरर के लिए बहुत ही बड़ी जीत जैसी बात हो जाती है, क्योंकि अब उसे फाइनली उस लड़की के हाथ का खाना खाने के लिए मौका मिलेगा जिसे वो इतना पसंद करता है। इसलिए वो बिना किसी सोच विचार का उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स ले आए। जेगोन एक मर्चेंट के वैगन को रोककर उन्हें साथ लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो फ्यूरी मर्चेंट सिर्फ 3 ब्रोंज कॉइन में ही राइड देने को रेडी हो जाता है। तब जेगोन को याद आता है कि वो बिल्कुल ब्रोक हो चुका है, क्योंकि नेफी को खरीदने में उसका पूरा खजाना खत्म हो गया था। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो सीधा बोल देता है वॉकिंग इज हेल्दी और सीधा चलने लगता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि मर्चेंट को रोप कर ले, पर जिस मोमेंट उसके दिमाग में नेफी का रिएक्शन आता है वो आइडिया तुरंत छोड़ देता है। ज्यादा देर नहीं होती कि अचानक कुछ लोकल बैंडिट्स उस मर्चेंट वेगोन पर अटैक कर देते हैं। पहले तो जेगोन उन्हें इग्नोर करने वाला होता है, पर जब वो नेफी को हल्की सी कंप्लोजन के साथ ट्रम्पल करते हैं तो उसे लगता है कि शायद से उसका पास्ट में कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। इसलिए वो नेफी को कामली बताता है कि जब तक उसके साथ है उसे किसी चीज का डर नहीं है। बस एक ही मोमेंट में वो लाइटनिंग से बैंडिट्स को चौंकाने वाला अटैक कर देता है, और जब एक बैंडिट उस पर एक एक्स लेकर टूट पड़ता है, जेगोन उसका ही एक्स हाथ से पकड़कर उसी वक्त उसको क्रश कर देता है। फिर एक हल्की सी फ्लिक में उसे दूर उड़ा देता है। बैंडिट अपने लीडर को बुलाते हैं जो कि खुद एक विजार्ड निकलता है, और वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि जेगोन जैसा पावरफुल विजार्ड एक्चुअली अच्छे लोगों की हेल्प कर रहा है। लीडर एक ब्लेजिंग रिंग ऑफ फायर समन करता है, सोचता है कि इससे वो जेगोन को हरा देगा, पर जेगोन उसका मैजिक सर्कल ही चुरा लेता है और उस फायर रिंग को उल्टा उसी पर अटैक कर देता है, जिससे कि पूरी गैंग डर के मारे भाग जाती है। मर्चेंट्स होश उड़ा देने वाले एक्सप्रेशन के साथ उसका शुक्रिया करते हैं। उन्हें तो कभी लगा ही नहीं था कि कोई विजार्ड इतना काइंड भी हो सकता है। वो कैट मर्चेंट उसे एक बैग भरकर सिल्वर कॉइन दे देता है रिवॉर्ड के रूप में, और साथ ही सिटी तक गार्ड बनकर चलने का ऑफर भी करता है। जेगोन ये देखकर ही बहुत ही हैरान हो जाता है कि सिर्फ बैंडिट्स को कुछ पंचेस करने के बाद इतने पैसे मिल जाते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि किसी ने पहली बार उसे इतनी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया हो। मर्चेंट्स नेफी की भी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि वो बहुत ही लकी है कि उसे ऐसा काइंड मास्टर मिला। फिर सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में नेफी पूछती कि वो इन लोगों की हेल्प क्यों करता है। जेगोन सोचते है कि शायद ये अच्छा मोमेंट है इम्प्रेस करने का, कोई अच्छी सी लाइन बोल देता हूँ, पर मुंह से निकलता है एक कोल्ड सा डायलॉग, ये क्लम्स को अपनी औकात पता चलनी चाहिए। बात के तुरंत बाद उसे रिग्रेट होता है, क्योंकि ये बोलकर वो थोड़ा सा इविल सा लग रहा था। जब वो फाइनली सिटी पहुंचते हैं तो जेगोन सोचता है कि नेफी के लिए क्या खरीदे। उसकी पुरानी वोंग आउट गाउन देखकर वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसके लिए एक नया ड्रेस लेना होगा। वो उसे एक टेलर शॉप में ले जाता है जो कि मेनुला नाम की एक वीगेंट वुमेन चलाती है, और जैसे जेगोन अंदर कदम रखता है मेनुला तुरंत समझ जाती है कि वो एक विजार्ड है। जेगोन और नेफी शॉपिंग कर रहे होते हैं, और जैसे ही मेनुला की नजर नेफी के गले में बंधे हुए उस लॉक पर पड़ती है, वो तुरंत सब कुछ समझ जाती है और नेफी को चेंजिंग रूम में ले जाती है। और क्योंकि नेफी को लगता है कि ये सब उसके पुराने ओनर की वजह से हो रहा है, वो बाहर एक सक्यूबस जैसा आउटफिट लेकर आती है। जेगोन उसको देखकर बहुत ही शौक हो जाता है, लिटरली वहाँ पर पलटने वाला होता है। वो तुरंत मेनुला से कहता है कि ये आउटफिट चेंज करो। मेनुला को आउटफिट बहुत ही पसंद होता है, इसलिए वो थोड़ा सा पाउंड करती है, लेकिन नेफी का रेड फेस देखकर जेगोन इंसिस्ट करता है कि उसको प्रॉपर पहनाया जाए। लास्ट में मेनुला नेफी को एक क्यूट सा मेड आउटफिट पहनाती है जिसमें बूट्स भी होते हैं, जिसके अंदर हीलिंग मैजिक भी होता है, ताकि नेफी थक जाए तो ये उसके पैर को आराम से ठीक कर सके। जैसे ही नेफी वहाँ से निकलने लगती है, मेनुला सॉफ्टली उसको बोलती है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें इतना ज्यादा केयरिंग मास्टर मिला। ये बात नेफी के दिल को टच कर देती है। नेक्स्ट वो दोनों ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं, जहाँ पर जेगोन उससे पूछता है कि क्या वो नेफी के गले को लॉक कर सकता है, क्योंकि अब उसको उसकी जरूरत नहीं है। ब्लैक स्मिथ मना कर देता है, क्योंकि उस कॉलर पर पावरफुल मैजिक लगा हुआ होता है। अगर वो गलत तरीके से काटा गया तो कॉलर का ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और नेफी का हेड अलग हो जाएगा। ब्लैक स्मिथ कहता है कि ओरिजिनल की ही यूज हो सकती है, लेकिन जेगोन जानता है कि वो की उसके प्रीवियस ओनर मैर्सियस के पास है। फिर भी जेगोन उसका टाइम के लिए पैसे देने लगता है, पर ब्लैक स्मिथ उसको रोक देता है। वो याद दिलाता है कि एक बार जेगोन ने उसकी जान बचाई थी और वो कभी भी थैंक यू नहीं बोल पाया। अब वो माफी मांगता है। जेगोन को वो पुरानी बात याद तक नहीं होती, पर ब्लैक स्मिथ स्माइल करता है और कहता है कि कभी भी हेल्प चाहिए तो आ जाना। बाजार जाकर जेगोन नोटिस करता है कि शहर के लोग आज उसके साथ कितने फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, और ब्लैक स्मिथ अंदर से सोच रहा होता है कि नेफी की वजह से जेगोन कितना चेंज हो गया है। दिन खत्म होने लगता है तो जेगोन सोचता है कि नेफी थक चुकी होगी, इसलिए उसको खाना बनाना बोलना गलत होगा। वो
उसको एक पब में लेकर जाता है और प्रॉपर डिनर खिलाता है। डिनर के बीच नेफी पूछती है कि क्या वो डर नहीं रहा है कि अगर उसने कॉलर हटा दिया तो वो भाग जाएगी। जेगोन थोड़ा सा वोरिड होता है पर फिर भी वो कॉलर को हटाना चाहता है। नेफी अपने सामने रखे खाने को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि ये उसकी जिंदगी का पहला प्रॉपर मील है। ये सुनकर जेगोन को अपना टफ पास्ट याद आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि शायद इसलिए वो नेफी की तरह डरा हुआ था। दोनों ने अपनी जिंदगी में सेम पेन ही देखे हैं। जब नेफी खाना खाने लगती है तो वो फोक को यूज नहीं कर पा रही होती है और बहुत ही एम्बेरस हो जाती है। इसलिए स्पून से एक छोटा सा चेरी टमाटो उठाकर खाती है और बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये कितना टेस्टी कैसे है। नेक्स्ट मोमेंट जेगोन भी फोक यूज करने में फेल हो जाता है। फिर नेफी साइली उसको भी स्पून पकड़कर टमाटो खिलाने लगती है। जेगोन बहुत ही शौक हो जाता है, ब्लश करता है और बिना कुछ बोले वो टमाटो खा लेता है और तब उसको याद आता है कि वही स्पून है जिसे नेफी ने खाया था। नेफी क्वाइटली जेगोन को बताती है क्योंकि जेगोन ने कभी उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया, वो खुद ही उसके लिए हेल्पफुल चीजें करना चाहती है बिना बोले भी। जेगोन थोड़ा सा शॉक्ड होता है पर फिर भी सॉफ्ट स्माइल के साथ उसकी बात को मान लेता है। उसके जवाब में जेगोन भी नेफी को एक बाइट खिलाता है जिसे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही रेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आसपास के कस्टमर्स उन दोनों को क्यूट कपल बोलकर टीज करने लगते हैं, वो दोनों बिना कुछ बोले पब से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो रेड हेड लड़की जिसे जेगोन ने बचाया था रिवील होती है कि वो होली टेम्पर कैस्टिल की एक कैप्टन है। वो अभी तक बहुत ही शौक में थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि एक विजार्ड जैसे जेगोन ने उसकी जान क्यों बचाई। जब वो जेगोन की शार्प आंखों को याद करती उसे उसमें छुपा हुआ अकेलापन महसूस होता है। इसी बीच हाई प्रीस्ट आ जाता है और कहता है कि टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हारा मिशन खत्म नहीं हुआ है। उसने स्लेन विजार्ड की आउट हाइड को इन्वेस्टिगेट किया है और वो क्लेम करता है कि सिटी में जो किडनैपिंग हो रही है उसके पीछे जेगोन का हाथ है। कैस्टिल तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि जेगोन ऐसा नहीं कर सकता, पर हाई प्रीस्ट के लिए ये मैटर नहीं करता। उसके लिए जेगोन एक विजार्ड है और विजार्ड मतलब चर्च का दुश्मन। कैस्टिल ये बात सुनकर और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद प्रूव करेगी कि जेगोन इनोसेंट है। अगली सुबह जेगोन अपने पास्ट का एक छोटा सा ड्रीम देखता है। जब वो छोटा था और एक पावरफुल विजार्ड उसे मारने वाला था, तब जेगोन किसी तरह उसका मैजिक चुरा लेता है। ड्रीम यहाँ पर अधूरी खत्म हो जाती है क्योंकि नेफी उसको जेंटली जगा देती है। जेगोन के लिए फर्स्ट टाइम होता है जब उसको कोई प्रॉपर गुड मॉर्निंग कह पाता है और ये उसके लिए एक अचीवमेंट जैसा फील होता है। डाइनिंग रूम में जाकर वो बहुत ही शौक हो जाता है। पूरा घर साफ चमक रहा होता है और नेफी ने ब्रेकफास्ट के लिए फ्रेश ही बेकेड ब्रेड भी बनाकर रखा होता है। जेगोन को अपने घर में ये सब एक मिरेकल जैसा लगता है। नेफी की लंबी एयर्स थोड़ा सा ट्विच करते हैं और जेगोन समझ जाता है कि ये उसकी खुशी का साइन है। टेबल पर सिर्फ एक प्लेट और एक चेयर को देखकर वो पूछते क्या नेफी ने खाना खा लिया। नेफी क्वाइटली बोलती कि वो सिर्फ उसके लिए कुक करती है, खुद के लिए नहीं। जेगोन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो इंसिस्ट करता है कि नेफी उसके साथ ही खाए और बिना सोचे बोल देता है कि उसके लैब पर ही बैठकर खाए, बिल्कुल सेंटा क्लॉज स्टाइल में। नेफी बहुत ही शौक में फ्रीज हो जाती है और जेगोन का फेस तुरंत टमाटो जैसा रेड हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि उसने क्या बोल दिया। पर नेफी धीरे से एक्सेप्ट कर लेती है और जेगोन की लैब में बैठ भी जाती है। फिर दोनों एक ही प्लेट में शेयर करते हुए एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और सरप्राइजली दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद जेगोन लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा होता है जब नेफी क्वाइटली उसके पास आती है। वो एडमिट करती है कि वो कोई स्पेल कास्ट नहीं कर पाती और जेगोन बहुत ही हैरान हो जाता है। इतनी पावरफुल एनर्जी होने के बावजूद स्पेल यूज ना कर पाना कैसे पॉसिबल है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई 9-tailed फॉक्स अंदर ही लॉक हो गई हो। जेगोन डिसाइड करता है कि उसको सब कुछ सिखाएगा। वो बताता है कि मैजिक सर्कल को लेयर करके स्पेल को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही डेंजरस होती है। अगर माना कंट्रोल परफेक्ट ना हो तो ये कॉम्बिनेशन लिटरली एक्सप्लोड हो सकता है, लेकिन अगर मास्टरिंग हो जाए तो ये अनइमेजिनेबल पावर दे सकता है। जेगोन पहले ही समझ चुका होता है कि नेफी के अंदर एक सच्चा मैजिशियन बनने का पोटेंशियल है। नेफी उससे पूछती कि वो इतनी शक्ति क्यों चाहता है और ये सवाल सुनकर जेगोन थोड़ा सा हिल जाता है क्योंकि उसने कभी इस बारे में खुद से नहीं सोचा था। कुछ सेकंड चुप रहकर वो सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे बस जिंदा रहना था। फिर वो अपना पास्ट याद करता है जब वो सड़कों पर रहता था, लोगों ने बची हुई रोटी चुराकर अपना पेट भरता था। एक दिन एक विजार्ड ने स्ट्रीट किड्स को किडनैप किया और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। जेगोन सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि उसने उस विजार्ड की मैजिक को ही चुरा ली और उस दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो कभी पावरलेस नहीं रहेगा। नेफी चुपचाप उसकी बातों को सुन रही होती है। फिर वो हल्की से स्माइल के साथ बोलती है कि वो खुद कभी स्ट्रॉन्ग बनना नहीं चाहती थी। जेगोन उसे कुछ दिल से बोलने ही वाला था कि तभी उसे अपने रीजन में किसी की प्रेजेंस फील होती है। कैस्टिल और उसके ग्रुप आ चुकी होती है। वो लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए
आए होते हैं रिसेंट किडनैपिंग के पीछे जेगोन का हाथ तो नहीं है। कैस्टिल अपनी होली सोर्ड को निकालकर उसकी मैजिक बैरियर को क्रैक कर देती है। जब जेगोन सामने आता है उसके चेहरे को पहचान लेता है, वही रेड हेयर लड़की जिसे वो पहले बचा चुका था, लेकिन इस बार वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने उन्हें वार्न किया कि लौट जाओ, पर उन्होंने मना कर दिया और फाइट शुरू हो गई। पहले टेम्पर पेट में जोर से पंच खाकर पीछे उड़ जाता है और दूसरे से टकरा जाता है। ब्लोन टेम्पर अटैक करता है पर जेगोन उसकी तलवार आसानी से तोड़ देता है। उसका हेड साइड में फ्लिक करता है और उसे नीचे दबा देता है। जेगोन कहता है कि उन्हें मारने नहीं वाला है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग बाहर जाकर उसकी पावर का डर फैला सके। पर कैस्टिल चीख कर कहती कि वो झूठ बोल रहा है, वो बस नेफी को लाशें नहीं दिखाना चाहता। गुस्से से भरी कैस्टिल फुल पावर से अटैक करती है पर जेगोन फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचाता। कैस्टिल कहती कि वो सिर्फ मैजिक का सहारा लेकर अपनी डिग्निटी को गिराता है। जेगोन वापिस से बोलता है कि वो मैजिक का निंदा कैसे कर सकती है जब वो खुद अपनी होली पावर का यूज करके कमजोर लोगों को अटैक करती है। कुछ लोगों के लिए जैसे वो मैजिक के जिंदा रहने का तरीका है। कैस्टिल थोड़ी देर के लिए उसकी बात से चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी अटैक कंटिन्यू करती है। जेगोन के ग्लव्स फट जाते हैं और वो दोनों हाथों से उसकी होली सोर्ड को पकड़ लेता है। ट्री के साथ कॉर्नर हो चुका जेगोन खुद को ब्रेस करता है और एक ही स्विंग में कैस्टिल उस ट्रक को 2 हिस्सों में काट देती है। उस क्लोज डिस्टेंस पर कैस्टिल धीरे से कहती है, प्ले डेड। वो बताती है कि चर्च ने जेगोन को हंट करने का ऑर्डर दे दिया है और अगर वो यहाँ पर नहीं मरता तो बाद में उससे भी ज्यादा पावरफुल टेम्पर उसको मारने आएगा। जेगोन बहुत ही शौक में रह जाता है। कैस्टिल की आंखों में सॉफ्टनेस आती है। वो कहती है उसने जेगोन की नजरों में मर्सी देखी थी और वो कभी नहीं भूल पाएगी कि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। जेगोन जानता है कि एक टेम्पर का किसी मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, फिर भी कैस्टिल की सिंसियरिटी उसे पहली बार सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देती है। जेगोन को सबसे बड़ा टेंशन नेफी की होती है कि अगर टेम्पर लोग उसे देख लेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। और तभी जैसे किस्मत ने सुन लियो, नेफी खुद कैसल के बाहर से आ जाती है। एक टेम्पर उसे थ्रेट समझ लेता है और सीधा स्पेयर उसकी तरफ फेंक देता है। जेगोन बिना सोचे समझे नेफी को साइड में धक्का मार देता है, पर स्पेयर उसके हाथ को चीर देता है और खून बहने लगता है। ये देखते ही नेफी का सब्र टूट जाता है। उसका गुस्सा, उसका डर सब एक साथ फट पड़ता है और अपनी मैजिक को अनलेस कर देती है। पूरा जंगल जैसे कि कमांड में आ गया उसके। ब्लेंड टेम्पर को पकड़ लेते हैं जैसे कोई जिंदा जहर हो, उसे जकड़ कर रख लेती है। जेगोन तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेता है और तब तक पकड़े रखता है जब तक कि नेफी खुद को कंट्रोल में नहीं ले लेती। क्योस खत्म होता है। कैस्टिल और उसकी टीम वापस भाग जाती है। बाद में नेफी जेगोन की जख्मी हाथ पर पट्टी बांधती है। जेगोन उसकी मैजिक के बारे में पूछता है पर नेफी थोड़ी देर में ही रुक जाती है और उसे लगता है कि जेगोन उससे डर जाएगा। जेगोन शॉक हो जाता है क्योंकि इंशेंटमेंट को कभी भी एक कहानी समझता था, नॉर्मल मैजिक फॉर्मूला और लॉजिक से चलता था, पर इंशेंटमेंट तो सीधा नेचर को अपनी मर्जी से मोड़ लेता है। नेफी बताती कि उसके गाँव में लोग इस पावर को कर्स कहते थे। जब उनके गाँव पर अटैक हुआ लोगों ने खुद ही नेफी को बेच दिया और जब वो कैप्टिविटी में थी तब भी शहर वाले उसे मारने को ढूंढ रहे थे। उस टाइम नेफी को अजीब सा सुकून मिला था, जैसे मौत ही उसकी सजा हो, पर बाद में समझा कि इस तरह से सोचना कितना गलत था और उसने अपना दर्द दिल के सबसे अंदर छुपा लिया। वो बोलती कि शायद से वो इतनी अच्छी या प्योर नहीं है जितनी की होनी चाहिए। जेगोन ये सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं पूरे गांव को ही उड़ा देता। और वो नेफी से कहते हैं कि अगर गलती उसकी नहीं है उन लोगों की थी जो कि वैसे गंदे थे, और अगर नेफी के पास इतनी पावर है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जेगोन को अपनी एक पुरानी बात याद आती है जब एक लड़की ने उससे कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग होना उसे बुरा इंसान बना देता है। तब जेगोन ने उस लड़की को वीक कहा था, पर वो गुस्से में बोल पड़ती है, हाँ मैं वीक हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जीने का हक नहीं है। पर जेगोन हमेशा मानता था कि ज्यादा काइंडनेस और मर्सी कभी कभी इंसान को बर्बाद भी कर देती है, इसलिए उसने स्ट्रेंथ को चूज किया। जेगोन नेफी के सामने घुटने पर बैठकर उसका गालिम से चीक टच करता है और कहता है, अपने असली आप को कभी भी मत छुपाया करो। ये सुनकर नेफी टूट जाती है और जेगोन के आंस में चुपचाप करके रोने लगती है। रोने के बाद नेफी सॉरी बोलती कि उसने अपनी वीक साइड दिखा दी। जेगोन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये पहली बार है जब तुमने इतना ज्यादा बोला। नेफी शर्मा जाती है और लाल हो जाती है और बात संभालने के बाद पूछती है, आपका हाथ अब कैसा है? तब जेगोन को रियलाइज होता है कि उसे तो अब कोई पेन ही महसूस नहीं हो रहा है। जब जेगोन अपना बैंडेज उतारता है तो उसका हाथ पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि जब उसने नेफी का गला टच किया था तो उसकी इंशेंटमेंट पावर उसे हील कर दिया। वो शुक्रिया बोलता है। रात को नेफी पिलर के पीछे से निकलकर धीरे से पूछती कि क्या जेगोन उसके साथ सोने आएगा। जेगोन बहुत ही शौक हो जाता है और उसका दिमाग अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, पर नेफी समझ जाती कि वो बस चाहती कि वो दोनों एक ही बेड पर सोए, क्योंकि जेगोन हमेशा उसे थ्रोन चेयर पर ही सोता है।
जेगोन ऑकवर्ड होकर मना कर देता है, पर नेफी पहले से ये एक्सपेक्ट करती थी और उसके सामने बैठकर अपनी गोद को पिलो की तरह ऑफर कर देती है। जेगोन मना नहीं कर पाता और अपना हेड उसके सॉफ्ट थिंग पर रख देता है। ऊपर देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि सीन इतना ब्यूटीफुल होता है। शांत पल में जेगोन पूछते कि वो ये सब क्यों कर रहा है। नेफी मुस्कुराते हुए बोलती कि उसका शुक्रिया करना चाहता है कि उसने उसे अपने साथ रहने दिया और अपनी पावर को यूज करने का हक दिया। जेगोन उसका फेस टच करते हुए पूछते कि क्या वो अपनी इंशेंटमेंट पावर को और अच्छे से कंट्रोल करना चाहेगी। वो कहते हैं कि अगर वो सीख गई तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। नेफी डाउट में पड़ जाती है कि क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। जेगोन उसे कॉन्फिडेंस देता है कि वो एक दिन उससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये सुनकर नेफी मान जाती है और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। जेगोन अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नेफी उसकी स्टूडेंट बनेगी। थोड़ी देर के बाद नेफी उसकी पुरानी स्टोरी को याद दिलाती है, उस लड़की वाली जिसने कि उसे बैड गाय बोला था। वो कहती है कि जेगोन चाहे कितना भी टफ बने, वो जानती कि वो बात उसे चुप जाएगी। फिर उसका सर अपनी बाहों में लेकर कहती कि वो कभी उसकी काइंडनेस को नहीं भूलेगा। जेगोन चुपचाप एक आंसू बहाता है क्योंकि उसे ये वम्त कभी भी खत्म न होने जैसी फीलिंग होती है। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।